के अलग अलग दायित्व क्या है ये बताया गया है, और आने वाले 9 वर्षीय योजना में विश्व न्याय मंदिर की क्या क्या हमारे से अपेक्षा है, और जो हमने इतने 25 वर्षों में जो सीख प्राप्त किया है, अनुभव और जो अंतर्दृष्टियां इत्यादि, उनको यह केंद्रित ध्यान में रखते हुए हमें और ज्यादा औपचारिकता और ज्यादा सुगठित तरीके से ये शैक्षिक प्रक्रिया को आगे ले जाना है, ताकि बाहरी दुनिया के लोग को पता चले कि ये जो समुदाय निर्माण का काम है वो वास्तव में बहुत ही एक ठोस तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि इस अवतार का आने का उद्देश्य ही यही है, क्योंकि उनके प्रकटीकरण की से जो प्रकाश पूरे विश्व पे पड़ता है, उससे सब लोग जागरूक होते हैं, और उसकी जो ठोस जो निशानियां है, प्रमाण जो है, वो हमारे एक बेहतर समाज उभर कर दिखाई देना चाहिए। तो व्यक्तिगत रूपांतरण कैसे होता है? जब हम प्रभु की वाणी का औपचारिक तरीके से रूही पाठ्यक्रम के माध्यम से अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार, और फिर जैसे जैसे मानव संसाधन उभर कर आता है, तो वो लोग फिर समुदाय प्रक्रिया में अपनी सेवाएं देते हैं, और ये समुदाय प्रक्रिया में जो मूल गतिविधि है उसकी संख्या बढ़ती जाती है। बच्चे, किशोर, युवा, बड़े और परिवार। तो इससे क्या होता है कि प्रशिक्षण संस्थान को भी जो अपना जो दायित्व है वो निभाते हैं, और इस तरीके से क्षमता वृद्धि होती है, हमारी योग्यता बढ़ती है, और हम प्रभु की वाणी को बाकी लोगों के साथ भी साझा करते हैं। और तो इसमें जो 3 लाइन ऑफ एक्शन है, इस तरीके से प्रचार प्रसार का कार्य भी बढ़ता है, सामाजिक क्रिया और संवाद में भाग लेना। तो यहाँ पर इसलिए पिछले भी संदेशों में, पिछले भी प्रपत्र में बताया था विश्व न्याय मंदिर ने कि प्रशिक्षण संस्थान वो हर समुदाय के लिए एक इंजन का काम करते हैं। जैसे रेलगाड़ी जो ट्रेन्स हैं, ट्रेन की जो इंजन है वो बाकी के डब्बे को आगे ले जाता है, तो इस तरीके से द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ। और भी चीजें हैं, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था में भी लोग सेवा देने के लिए उनकी क्षमता बढ़ती है। और फिर कुछ दायित्व सलाहकारों का है, सहायक मंडल सदस्यों का है, और ये सारा कुछ जो प्रक्रिया है उसका पूरा ध्यान रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र के पास जाता है, तो वो लोग फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट था, इनसाइट्स फ्रॉम द फ्रंटियर्स ऑफ लर्निंग, ये 2013 में था, और इसके बाद शायद एक और डॉक्यूमेंट 2018 में भी आया था शायद, वो मेरे पास फोटोकॉपी कहीं रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सारा विश्व न्याय मंदिर ने इन संस्थाओं को भी कुछ विशेष दायित्व दिए हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। हमने ऊपर जो, हाँ, वहां से, तो हमारे श्री आशिक भाई इंदौर से आप पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब कहाँ से करना है? विश्व के यहाँ से हमने ऊपर, हाँ, हमने ऊपर जो वर्णन किया है वहां से, जो आपने बताया। जी ओके। हमने ऊपर जो वर्णन किया है वह निरंतर परिष्करण की स्थिति में एक शैक्षिक प्रणाली है। अनेक व्यक्तियों को इसके और विकास के लिए अपना समर्थन देने की जरूरत है। संस्थान और सामान्य तौर पर बाहरी संस्थानों को पहले योजना बनाने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति
जिन्होंने समुदाय के शैक्षणिक प्रयासों में सहयोग करने की काफी क्षमता विकसित की है, वे अपनी सेवा को बनाए रखें और तब भी संस्थान के कार्यों में अर्थपूर्ण ढंग से संलग्न रहें। जब उनके जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है, संस्थान की प्रक्रिया की प्रभावशीलता की सराहना करते हुए बाहुल्ला का प्रत्येक अनुयायी, विशेषकर बाह्य युवा, किसी न किसी तरह से इसकी उन्नति में योगदान देने की इच्छा महसूस करेगा। संस्थान अच्छी तरह से जानते हैं कि युवाओं के पास मौजूद क्षमता को निर्मुक्त करना उनके लिए एक पवित्र कार्य है। अब हम चाहते हैं कि बाह्य युवा संस्थान के भविष्य के विकास को उसी आलोक में देखें। संस्थान को उच्च स्तर के क्रियाकलाप में लाने के लिए 9 साल के समुदाय व्यापी उद्यम के मोर्चे पर हम युवाओं द्वारा मानक स्थापित करते व्यापक आंदोलन को देखने की आशा करते हैं। उन्हें अपने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में और कार्य, परिवार या सामाजिक संपर्क के लिए समर्पित जगहों में संस्थान के कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक आत्माओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कुछ युवा शिक्षा के प्रावधान, विशेष रूप से अपने से कम उम्र वालों के लिए सेवा की अवधि संभवतः लगातार कुछ वर्षों तक सक्षम होंगे। अनेक लोगों के लिए संस्थान की गतिविधियों में मदद उनकी अपनी शिक्षा एवं जीविकोपार्जन के दौरान उनके जीवन का एक सदैव विद्यमान आयाम होगा, लेकिन किसी के लिए भी ये एक आकांक्षित प्रतिबद्धता से कम कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, विश्व के अनेक भागों में संस्थान प्रक्रिया में व्यक्तियों और परिवारों की भागीदारी का एक स्वाभाविक परिणाम शिक्षा के सभी रूपों के महत्व के बारे में एक बढ़ी हुई जागरूकता है। बच्चों की कक्षा के शिक्षकों के रूप में सेवा देने वाले मित्र अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले बच्चों के वृद्ध शैक्षणिक विकास में गहरी रुचि लेते हैं, जबकि सह शिक्षक और अनुप्रेरक के रूप में सेवा देने वाले मित्र स्वाभाविक रूप से इस बात से चिंतित होते हैं कि वे वयस्कता को पहुंचते अथवा प्रवेश करने वाले लड़कियां और लड़के समान रूप से अनेक प्रकार की शिक्षा जो संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों तक की सीमित नहीं है, किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए ये युवाओं को अप्रेंटिसशिप या विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम इस बात से प्रभावित हुए हैं कि कैसे कई समुदाय में बड़ी संख्या में संस्थान की प्रक्रिया में संलग्नता ने जन समुदाय के भीतर संस्कृति के इस पहलू को धीरे धीरे नया स्वरूप दिया है। प्रभु धर्म की संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी कि जैसे जैसे सजगता इस प्रकार बढ़ती है, परिणाम स्वरूप युवा लोगों में जो महान आकांक्षाएं पैदा होती है, शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने की आकांक्षा है, जो उन्हें जीवन भर अपने समुदाय की अर्थपूर्ण सेवा करने देगी, पूरी की जा सकती है। थोड़ा सा ऊपर करना। एक समुदाय का और अनंत पीढ़ी दर पीढ़ी किसी राष्ट्र का दीर्घकालीन विकास काफी हद तक उन लोगों में निवेश करने के लिए किए गए प्रयास पर निर्भर करता है जो सामूहिक सामाजिक प्रगति की जिम्मेदारी लेंगे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष भाई। तो साथीगण,
आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो, क्योंकि यहाँ पर जो शैक्षिक प्रक्रिया के संबंधित विश्व न्याय मंदिर हमें और आगे मार्गदर्शित करते हैं कि ये जो एक प्रक्रिया है ये स्टैटिक नहीं है, ये काफी डायनेमिक है। ये यानी निरंतर इसमें परिपक्वरण, हाँ, ये रिफाइनमेंट, कांस्टेंट रिफाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि हर वक्त हम जानते हैं कि ये स्थिर नहीं हो जाता है। हर वक्त कुछ ना कुछ नई चीज हम सीखते हैं, नया अनुभव हमें प्राप्त होता है। फिर हमारे संस्थाओं के साथ भी जो परामर्श या उनके बीच में जो परामर्श होता है, वो लोग भी उसमें बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरीके से हर वक्त एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, लचीलेपन के साथ एक सीखने की परिस्थिति में रहते हैं। तो यही सीख के आधार पर हमारे सेवा करने के जो माध्यम है उसको हम और बेहतर बनाते हैं, और विकास के क्षेत्र में हम कुछ नए चीज भी जहां जहां आवश्यक पड़ता है हम ले आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये खास करके ये युवाओं के लिए एक बहुत ही स्वाभाविक प्रोसेस है, क्योंकि उनके जीवन में वो हर वक्त कुछ नया प्रशिक्षण, कुछ नए कौशल, कुछ नए ज्ञान, सीख इत्यादि, चाहे वो अपने स्कूल की तरफ से हो या कॉलेज में हो या कोई और संस्था में वो जाते हैं, क्योंकि उनमें ये ऊर्जा है और वो आने वाले अपने जीवन को में जो करना चाहते हैं उन लक्ष्यों को भी पूरा करने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए विश्व न्याय मंदिर बताते हैं कि कैसे इन युवाओं में बहाई धर्म की सेवा, बहाउल्लाह की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनमें ये एक ऊर्जा, ये एक उत्साह, ये क्या है, ये प्रेरणा है, उनको प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि बहाई युवाओं के कंधों पर ही हमारा एक उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। तो वो अगर अच्छी सीख प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हमारे विकास के क्षेत्र में कार्य काफी आसान हो जाता है। फिर आगे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ BCCs, बहाई चिल्ड्रन क्लासेस होते हैं। हाँ, और ये जो सेवा है, चाहे वो स्कूल या विश्वविद्यालय, जो भी उनके पास जो अवसर उनको मिलता है, कभी परिवार की तरफ से उनको प्रोत्साहन मिलता है, तो कभी कोई समुदाय में मित्र की तरफ से मिलता है, तो कभी जिस संस्था से वो जुड़े हैं उनके साथ कुछ आदान प्रदान के माध्यम से मिलता है। तो ये विशेष करके ये दोनों विद्यांश युवाओं को के लिए है, और कैसे युवा पीढ़ी में भी एक रूपांतरण हम ला सकते हैं, और पूरे विश्व भर में, क्योंकि विश्व न्याय मंदिर के पास पूरे विश्वव्यापी दृष्टिकोण है, और वो सब चीजों को समझने के पश्चात हमें ये एक नई चेतना लाने के लिए कहा जा रहा है। तो जो मित्रगण बच्चों की नैतिक कक्षा को आयोजन करते हैं, उनका अनुभव क्या है? फिर जो किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण के कार्य से जुड़े हुए हैं, अनुप्रेरक, वो लोग कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? तो इस तरीके से युवा पीढ़ी पर बहुत अधिक युवा पीढ़ी की ओर से काफी अपेक्षा यहाँ पे जताई गई है, और इसमें जो धर्म की संस्थाएं हैं उनका भी ये एक दायित्व होगा कि वो युवाओं को प्रेरित करते रहें और उनको प्रोत्साहन देते रहें। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी ये युवाओं को में दक्षता और उनमें कौशल प्रदान करने के लिए संस्था की तरफ से बहुत सारी संस्थाएं हैं, और फिर वो बजट भी साझा करते हैं स्किल्स डेवलपमेंट।
तो जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसके साथ कौशल की भी आवश्यकता है, और ये कौशल हम जब प्रशिक्षण संस्था से जुड़ते हैं तो हमें मिलता है, क्योंकि पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ सेवा भी जुड़ा हुआ है। तो जो संक्षिप्त में मैं समझ पाया हूँ, और हमारे समुदाय में भी हम देख सकते हैं कि कैसे 5 वर्ष पहले जो युवा नए किशोर के सशक्तिकरण कार्य में जुड़े थे, आज उसमें से कुछ अलग अलग संस्थाओं के साथ भी जुड़े हैं। कुछ स्थानीय आध्यात्मिक सभा के सदस्य भी हैं, या सहायक मंडल सदस्य के सहायक भी है, या वो कोऑर्डिनेटर्स के रूप में भी काम करते हैं, या अपने एरिया टीचिंग कमेटी के सदस्य हैं, और अलग अलग संस्थाओं से साथ भी वो जुड़ गए हैं। और फिर उनके पास जो टेक्नोलॉजी का भी जो ज्ञान हासिल है, बहुत सारे हमारे दिल्ली में युवा को हम देखे जो आज हमारी जो सामग्री की आवश्यकता है, खास करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से गीत संगीत का वो करते हैं, या कुछ कहानियों का करते हैं, या ऑनलाइन कुछ अध्ययन के लिए भी उनके पास जो अनुभव है। फिर हमारे समुदाय में जो विभिन्न कार्यक्रम वगैरह होते हैं तो उसमें भी वो अपनी सेवा देते हैं। तो वो लोग बहुत जल्दी सीखते हैं और सेवा के लिए भी बहुत हर वक्त उत्सुक होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए विश्वमय मंदिर ने हमें मार्गदर्शित किया है। तो साथीगण, आप भी अपने समुदाय के में जो हो रहा है और आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आप कुछ अपने विचार साझा कर सकते हैं कि 5 वर्ष पहले जो बच्चे थे, युवा थे, आज समुदाय के विकास के क्षेत्र में बहुत अच्छी तरीके से वो बहुत ही यानी ऊर्जा के साथ, बिकॉज ये जो बच्चे हैं, ये जो किशोर है, युवा है, वो लोग बाहरी दुनिया के जो नकारात्मक जो चीजें हैं उससे बच के हैं। क्योंकि बच्चों को अगर हम पहले से अपने कक्षाओं में शामिल करते हैं तो बहुत सारी जो नकारात्मक जो एक लहर जो है और चीजें हो रही है समाज में, उससे उसको पहले से उनका वो सुरक्षित रह सकते हैं। तो कई बार युवा को पता नहीं चलता है और वो गलत चीजों के बारे में भी उनको जानकारी आती है, या जो उनके आयु के अनुसार नहीं है। क्योंकि जीवन में हर अलग अलग मोड़ पे कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। तो इसलिए बहाई, विशेष करके बहाई बच्चे और बहाई युवा, किशोर किशोरियों को अपने माता पिता पहले से ही सावधान करते हैं, तो वो हर वक्त सकारात्मक परिवेश में रहते हैं। तो इससे प्रभु धर्म की सेवा के क्षेत्र में भी वो बहुत एक पवित्र हृदय के साथ अपनी सेवा दे सकते हैं। तो साथीगण, आपकी कुछ प्रतिक्रिया हो, आपके विचार हो, आपके राजस्थान में आपने क्या अनुभव किया है, या और भी कोई राज्य में आप अपने समुदाय का कुछ साझा कर सकते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण सर, एक ये पॉइंट आया था, ये युवाओं को अप्रेंटिसशिप से व्हाट मींस? हाँ, अप्रेंटिसशिप यानी जो प्रशिक्षण के लिए, जैसे अगर एक जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अगर वो कॉलेज में नहीं जाके वो ITI ज्वाइन करता है तो वहां पे प्रैक्टिकल सीखता है, चाहे वो प्लम्बिंग का हो, कारपेंटरी हो, या मशीन का हो, या इंडस्ट्रियल कुछ हो, या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो। क्योंकि हमारे देश में ऐसी भी बहुत सारी संस्था है ताकि 12वीं के बाद बहुत सारे युवा प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाते हैं। ओके ओके। तो उनको फिर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मिलता है। तो यही होता है अप्रेंटिस, यानी एक मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री के साथ अगर काम करते हैं
तो फिर वो प्रैक्टिकली उस सीख जाते हैं कि ये मशीन का कैसे खोलना है, कैसे फिटिंग करना है। प्रैक्टिकली वर्क सीखने को। हाँ, अप्रेंटिसशिप या हाँ, से यस, एक कला है। इसीलिए हाँ वो थोड़ा हाँ, अंडरस्टैंडिंग करना। हाँ, थैंक जैसे यू। म्यूजिक में उस्ताद, आप एक घराना से जुड़ते हैं, उस्ताद के पास जाते हैं और फिर वो आपको रोज कुछ न कुछ सिखाते हैं और आप फिर रियाज करते हैं और फिर एक समय आता है कि वो कहता है कि अब तुमने इतना यू आर सीख लिया रेडी। है कि अब पब्लिक स्टेज में भी परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो इस तरीके से अप्रेंटिसशिप। ओके, थैंक यू। दरअसल जब हम लोग कौशल जी जी जब हम लोग अपने बच्चों को जब कराते JYP क्लास का, जब उनका कोर्स पूरा हो जाता है उससे पहले ही हम उनको दूसरी क्लासेस को लेने के लिए जब करते हैं तो हम भी ट्रेनिंग ऐसे ही देते हैं, उनको अपने साथ ले जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको ये बताते हैं कि आपको क्लासेस कैसे लेनी है। वो प्रैक्टिकली जब उनको आदत बन जाती है उनको लेने की, तब उनको अलग से सेपरेट क्लासेस दी जाती हैं। तो जी ये हाँ, भी ये एक बहुत तरह से अच्छा वही बताया। ट्रेनिंग है। हाँ, इससे उनको आत्मविश्वास हाँ जी, तो उत्पन्न उनको होता है। पता भी जी चलता है कि क्लासेस जी कैसे लेनी होती है, कैसे उनको बच्चों को टैकल करना है, कि किस हम्म, तरह से पेरेंट्स से बात करनी है। तो ये सब हम्म। बातें वो सीख जाते हैं, फिर वो इंडिपेंडेंटली फिर वो क्लासेस लेनी शुरू कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया है। इसमें वो सामाजिक क्रिया में भी ऐसे ही है कि कोई भी सामाजिक क्रिया अगर आपने शुरू किया तो अगर युवा साथ है तो वो भी सीखते हैं और फिर बाकी युवाओं को फिर वो लोग अपने ग्रुप में ले आते हैं। तो जो अनुप्रेरक होते हैं वो पहले जूनियर यूथ के ग्रुप के सदस्य होते हैं और उन्होंने जो सीखा है फिर वो उसको प्रैक्टिकल में लाके फिर कोऑर्डिनेटर कहते हैं कि हाँ, अब आप एक अनुप्रेरक के रूप में भी अपनी सेवा दे सकते हैं। फिर कई बार कई जो किशोर है या युवा है, वो लोग बच्चों की नैतिक कक्षा भी बहुत अच्छी तरीके से ले पाते हैं, बड़ों से भी अच्छी तरीके से लेते हैं, क्योंकि वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं और बच्चे भी उनके साथ उनका बहुत अच्छा एक मित्रता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये भी चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। साथीगण, आपकी तरफ से कुछ कोई अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे? ये अभी कोई भी? पहले जो बोला उसको मैं जोड़ना चाहती थी हाँ, श्रीमती यामिनी जी कि बताइए। जिस तरीके से हम एक्टिविटी शुरू करते हैं उसमें कभी कभी नहीं, हमेशा ही एक अनुभवी व्यक्ति या कोऑर्डिनेटर या एनिमेटर अकम्पनी करता है। जब तक वो सही तरीके से नहीं लेता और सातत्य रूप से वो लेने के लायक नहीं होता, तब तक एक सह शिक्षक कभी कभी साथ में होता है और उसके साथ ही उसको अकम्पनी करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जी हाँ, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को अकम्पनी करते हैं स्कूल का होमवर्क करवाने में या कुछ भी नई चीज सिखाने के लिए, तो पहले हाँ, तो यही एक है। और शोगी अफेंदी ने भी कहा है कि कोई भी नए बहाई होते हैं तो जो व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति ने बहाई धर्म को अंगीकरण किया या आकर्षित हुए, तो उस बहाई का दायित्व होता है कि उनके साथ रहें जब तक वो अपने पैर पे खड़े रहने के लिए सक्षम नहीं होता है। तो इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल चाइल्ड। तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको मदद करें और फिर एक समय आता है कि अब हाँ, आपको लगता है कि उनमें भी आत्मविश्वास है और वो भी अपनी तरफ से सेवा दे सकते हैं। तो ये चीज हम संवाद में भी देखते हैं, जो पब्लिक डिस्कोर्सेस है। शुरुआत में जो पहले पब्लिक मीटिंग्स में आप जाएंगे तो आप खाली बैठेंगे और सुनेंगे कि लोग क्या कहते हैं और किस तरीके से अपने अपने विचार रखते हैं। और फिर आप देखेंगे कि ये विषय पर बहाई राइटिंग्स में भी बहुत कुछ बताया गया है, या विश्व न्याय मंदिर के जो संदेश है उसमें भी है, या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है जैसे विश्व शांति पथ, शांति के ऊपर कुछ भी आप बोलना है तो आप उस डॉक्यूमेंट का थोड़ा अध्ययन करें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं कि विश्व में अगर शांति नहीं हो रहा है तो किसका कारण क्या है।
तो धीरे धीरे हम लोग फिर सुनने वाले को भी लगेगा कि हाँ, ये मित्र ने तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं गया था। तो फिर वो कहेंगे कि आप बताइए कौन है आप। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग तो बहाई हैं, हमारे पास ये सारे विषय को लेकर हम लोग हर वक्त चर्चा करते हैं। तो आपने देखा भी है जो प्रिपरेशन फॉर पीएसए ग्रुप के जो युवा है, वो लोग भी पर्यावरण, स्वास्थ्य या समाज में जो अनेक प्रकार की जो समस्या के जो विषय है उस पर बहुत अच्छी तरीके से वो अपने विचार रख पाते हैं और उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है। तो साथीगण, तो यहाँ पर ये युवाओं को हम अधिक से अधिक अवसर देना चाहेंगे। फिर बहाई, बहुत सारे नए बहाई जब वो देखते हैं कि बहाई लोग परामर्श कैसे करते हैं, तो जब 19 दिवस सहभोज में भाग लेते हैं या फिर कभी कोई कॉन्फ्रेंस में बुलाए जाते हैं, तो वहां पे वो देखते हैं कि कैसे हम लोग अलग अलग विषय को लेकर परामर्श करते हैं, कैसे हमारे संस्था के सदस्यगण हमें अपने विचार से प्रेरित करते हैं। तो साथीगण, और कोई अपने, या हम आगे बढ़े, हमारे पास समय है अभी। मैं आज तक कभी एक प्रयास अच्छा, हाँ जी, इंटर्नशिप या विश्वविद्यालय के साथ अभी किसी टाई अप में ऐसे नहीं किया है, तो क्या अच्छा, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि वो अप्रेंटिसशिप का किसी तरीके का जोड़ने के लिए भी गतिविधियां होनी चाहिए, स्किल ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, या किस तरह से इसके अंदर जाए, मतलब कि क्योंकि ये बहुत अच्छा माध्यम है लॉन्ग टर्म के लिए। कई बार पेरेंट्स शिकायत भी करते हैं कि भाई ये तो इस काम में लगा रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, कई तरह की चीजें। तो लेकिन इसके लिए किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं कि भाई किस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया जाए या कैसे, मतलब कि अलग अलग? हाँ, एक्चुअली हर विश्वविद्यालय में शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज। तो वो हर युवा की रुचि पर निर्भर करता है। अगर एक युवा कहता है कि मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो वो इंजीनियरिंग टॉपिक्स से कुछ न कुछ वो इंजीनियरिंग कॉलेज के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उसमें वो जुड़ सकते हैं। या अगर एक बच्ची कहती है कि मेरा फूड प्रोसेसिंग में या न्यूट्रिशन को लेकर है, या चाइल्ड केयर का विषय है, बच्चों के पालन पोषण के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कई साइंटिफिक चीजें भी है, मेडिकल चीजें भी है, तो इसके शॉर्ट टर्म उनके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। तो वो कोई भी आपको उस यूनिवर्सिटी का फुल टाइम स्टूडेंट होने की आवश्यकता नहीं होती है। वो उस डिपार्टमेंट में जाके आप अपना पंजीकृत करा सकते हैं जो डिप्लोमा कोर्स के लिए पैसा है। कभी कभी कुछ बहाई संस्था भी कहते हैं कि ठीक है, आपकी इसमें रुचि है, लेकिन अगर वो फीस नहीं भर सकता है तो कुछ हद तक बहाई संस्था की तरफ से भी सहायता की जा सकती है। तो इस तरीके से हमारे भी इस कम्युनिटी में कई लोग ने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं। फैशन डिजाइनिंग का है, चाइल्ड केयर का है, न्यूट्रिशन का है, फिर इंजीनियरिंग में भी आता है कई चीज। तो ये हर विश्वविद्यालय में इस तरीके के भी कोर्सेज अवेलेबल है। और कभी कुछ प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि फीस ज्यादा होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं और कई जगह पर तो स्कॉलरशिप्स की भी सुविधा होती है। और हमारी सरकार की तरफ से भी बहुत सारे योजनाएं हैं युवाओं के लिए। अगर आप सरकार के जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो आपको पूरा लिस्ट मिल सकता है। लगभग 250 सरकार की योजनाएं हैं, उसमें से कई योजनाएं तो सिर्फ युवाओं के लिए है, और विशेष करके कौशल प्रदान करने के लिए, दक्षता देने के लिए सरकार के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी है, पूरा एक मिनिस्ट्री है। और फिर जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जुलाई 2020, उसमें भी इस बार
सरकार ने पूरा एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लिया है। यानी अगर एक व्यक्ति भाषा का अगर छात्र है और वो सोचता है कि नहीं, अब मैंने जो भाषा के छात्र के रूप में जो मुझे सीखना था मैं सीख लिया, अब मेरी रुचि कुछ हेल्थ वर्कर के क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग में भी जाना है, तो आप जा सकते हैं। वो खाली एंट्रेंस में वो देखेंगे कि हाँ आपकी इसमें रुचि है और आप में कुछ गुण है, काबिलियत है, तो फिर उसमें भर्ती हो सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया कि जो भाषा जितना तक आपने सीखा है उसका अगर 2 साल आपने सीखा है तो उसका एक डिप्लोमा आपको मिलेगा, और अब आगे जो आप सीखेंगे उसके लिए अलग मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। वो लोग को अगर किसी ने बीए ऑनर्स लिया है इकोनॉमिक्स में तो उसी में उनको डूबा रहना चाहिए। अगर उसको वो विषय उनको पसंद नहीं भी है तो बेचारा फंस गया। अगर वो छोड़ देता है तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है, डिग्री या डिप्लोमा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप कौशल प्राप्त करते हैं, जो भी आप प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसका आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो इससे क्या है कि युवाओं में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है कि हाँ, कि जो भी हमारी रुचि है, कोई लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, बहुत सारे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, वो खेलकूद में उनकी रुचि होती है, तो उनको स्पोर्ट्स का डिप्लोमा मिलेगा जो भी फील्ड में है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देशों, बाहर की दुनिया में ऐसे ही है। कई बच्चे को तो प्रोत्साहित भी किया जाता है कि आपने 12वीं तक पढ़ाई कर ली, चलो आप कहीं सेवा के क्षेत्र में आप कुछ संस्था में जाके सेवा दीजिए। तो फिर वो सेवा अगर आपने 1 साल का दिया, 2 साल का दिया, तो उसका भी वो प्रमाण पत्र आपके पास होता है। और फिर उसके बाद अगर विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहते हैं तो वो लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने 12वीं के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी। आप कह सकते हैं मैंने पढ़ाई तो छोड़ी, लेकिन मैं उसके बदली में मैंने ये कुछ सीखा। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फैसिलिटी है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। तो साथीगण, युवाओं को अगर ये सब जानकारी भी हम दें, कई बार होली लैंड भी जाते हैं 12वीं करने के बाद। अगर वो 18 साल के हो चुके हैं तो फिर वो होली लैंड 1.5 साल का सर्विस के लिए 18 महीने के लिए दे सकते हैं। अगर वो फिर वहां ज्यादा समय रहना चाहते हैं तो 2.5 साल की सर्विस दे सकते हैं। और फिर उसके बाद जब वो लौटेंगे अपने देश तो फिर अपनी आगे की पढ़ाई या आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो हमारे पूरे जीवन भर हमें सीखने की प्रक्रिया में रहना ही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज को बेहतर बनाने के लिए एक बहाई होने के नाते हमारा जो एक आध्यात्मिक दायित्व है, जिस कारण बहाउल्लाह प्रकट हुए हैं, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो साथीगण, आपकी तरफ से कुछ, आपके बच्चों ने किस तरीके से ये कौशल, ये दक्षता, ये पढ़ाई की है, वो भी आप बता सकते हैं। आजकल युवा तो बहुत टेक्नोलॉजी के फील्ड में, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत उनकी रुचि है। और ये मास मीडिया है, सोशल मीडिया है, डाटा एनालिटिक्स है, टेलीकम्युनिकेशंस,